हाँ ठीक है। रोहित आपका ऑडियो बंद जा रहा है मैं शंकर साहब। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर बहस करने वाला हूँ, उसका विषय है फिर से CAA, स्टार्ट कीजिए। यानी कि फिर से स्टार्ट सिटीजनशिप कीजिए। अमेंडमेंट एक्ट। है सर? फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर से यहाँ स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग फिर लीजिए। से कर लीजिए। स्वजनों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ATV पर। प्रोग्राम का नाम है संकेत की बहस। मेरे साथ में आज हैं केशव पंडित जी, जो कि ATV के चेयरपर्सन हैं। मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी। इनको आपने देखा होगा धीरज की बहस पर अमूमन और अक्सर। तो दोस्तों, आज का विषय है CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो अब कानून है। इसके विषय में मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो कि जिसकी बेटी को, जिसकी स्वयं की जान को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में खतरा है, वो भारत में अगर शरण पाना चाहता है, तो ऐसे में हम लोग इतने निष्ठुर कैसे बन सकते हैं कि हम उसको पनाह न दें, हम उसकी मदद न करें। तो ऐसे में कई लोग हैं जिन लोगों ने अपने मुंह फुला रखे हैं इस विषय पर, इस उलझाव भरे शब्द समूह पर, या यूं कहूं एक ऐसे विषय पर जिसमें कई लोगों के पेट में पीड़ा है। ये पीड़ा क्यों है, ये जानने की मैं प्रयास करूंगा धीरज जी और केशव जी के साथ में। नमस्कार। सबसे पहले धीरज जी, इसमें दिक्कत क्या है CAA में लोगों को? देखिए, ये दिक्कत है नहीं, दिक्कत बनाई जा रही है। वास्तव में कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, यह नागरिकता देने के लिए है। तो नागरिकता दिया जाए, मतलब पहले आपको बताऊं कि यह कानून वास्तव में क्या करेगा, इसका असर क्या होगा। इसका असर ये होगा कि इसके कारण जो अभी है उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है हालांकि, और न ही उसके बारे में जो प्रावधान है उनका खुलासा किया गया है, या मतलब उनके बारे में अभी रोल आउट नहीं हुआ है वो। लेकिन जो वास्तव में इस कानून का काम है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीन जो इस्लामिक देश हैं, इन देशों में जो भारत के लोग या पहले मतलब उनके पूर्वज, चूंकि ये तीनों भारत का ही, अभिन्न भारत का हिस्सा हुआ करता था ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ हिंदू, सिख और भी कई जाति के जो नॉन गैर इस्लामिक लोग हैं वो रह रहे थे। तो जो गैर इस्लामिक, उसमें क्रिश्चियन भी जोड़ा गया है। तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, इन सब लोगों को वहां से जो आकर भारत में रहना चाह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात है। और रहना चाह रहे हैं नहीं, जो इससे पहले मतलब इसके एक्ट के लागू होने से, एक्ट जो 2019 में लागू था उसके 5 साल पहले यानी 2014 के पहले से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने का ये एक्ट है। तो उनमें इस्लामिक जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं दिया जाएगा, मतलब मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई जो अप्लाई करेंगे, जो रहना चाहेंगे भारत में, माइनॉरिटीज को, उन्हें दिया जाएगा। जी, माइनॉरिटीज को। वहां जो माइनॉरिटीज हैं, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज में नहीं है वो, तो वहां जो माइनॉरिटीज हैं और वहां जिनको धार्मिक, जिन्होंने दावा किया है कि उनको धार्मिक आधार पर केवल इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है या इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वो उनके मजहब को मानने वाले नहीं है, और उनको यहाँ पर भारत में एक शरण मिल रही है। उनको लग रहा है, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में लोगों ने जो जिस दिन ये अमित शाह जी ने इसको लागू करने का ऐलान किया,
उस दिन पूरे हर जगह नगाड़े बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, और जहां जहां भी वैसे लोग बसे हुए हैं जो इन देशों से आकर लोग बसे हुए हैं और उन्होंने जो असाइलम ली हुई, मतलब शरण लिया हुआ है और उनको चाहिए कि उनकी नागरिकता मिल जाए, तो उन लोगों ने बहुत खुशियां मनाई और बहुत लड्डू बांटे, पटाखे छोड़े। तो उन लोगों को लग रहा है कि उनको एक शरण मिल गया, एक उनके जो भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था उसको हमेशा के लिए हटा दिया गया। भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक जगह है सिंध, एक प्रोविंस में, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे क्या एट्रोसिटीज हैं जो उनके साथ में होती हैं माइनॉरिटीज के साथ में। दया बेन करके थी, दया बेन का पहले बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद खुरच खुरच के उसकी स्किन को निकाला जाता है, उसके बाद में उसको खेत में मरने के लिए छोड़ा जाता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी निष्ठुर किस प्रकार से हो सकती है? वो ये कहे कि नहीं हम नहीं आने देंगे। अरे वो अपनी जान और इज्जत बचा करके यहाँ पे भाग के आ रहा है। लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, पर ये लोग मतलब कैसे हैं आप सोचिए। ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मर रहे हो मर जाओ, तुम्हारी अपनी सरदर्दी है। तो ये अपने आप में बड़ा ही मतलब अनकॉल्ड फॉर चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, वो है ही नहीं। आप अच्छे इंसान नहीं तो आप अच्छे नेता कैसे हो सकते हैं? और आपको मुसलमान के रोहिंग्या के आने से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। ये सारी जो विरोध है, जो कि विरोध के लिए विरोध है कि बस मुझे विरोध करना है, ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मुझे बोलना है, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, बस मुझे विरोध करना है। ये इसलिए तो कांग्रेस नहीं के कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज होगी, ये इसलिए तो नहीं कि जो वोट बैंक है, जो वोट शेयर है, वो इधर उधर कहीं खिसकेगा। धीरज जी। कांग्रेस के एक नेता, जी जी सॉरी सॉरी, आप बताए केशव पंडित साहब। मैं केवल एक नहीं ऐड धीरज जी, करना चाह रहा था प्रश्न कि, आपसे। जी जी जी, मैं केवल एक ऐड करना चाह रहा था। कांग्रेस के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका तो बयान है कि क्योंकि आप मुस्लिमों को शरण नहीं दे रहे हैं, या पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो कि मुस्लिम देश हैं, वहां के मुस्लिमों को आप भारत में शरण नहीं दे रहे हैं, और इसके लिए इस कारण से ये मुस्लिम और हिंदू का भेदभाव वाला कानून हो गया। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि आप वहां के मुस्लिमों को, अपने देश के मुस्लिमों के लिए नहीं रो रहे हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों के लिए रो रहे हैं कि उनको भी आप शरण दीजिए। तो खैर, ये तो मतलब बेहद मूर्खतापूर्ण है क्या केशव पंडित साहब जी? जी, देखिए सबसे पहले तो जो है, जो विषय है सीए का, ये बहुत लंबा है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, नया नहीं है हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी इच्छा थी, लेकिन एक इसमें मैं आपको एक बड़ी बात आपको जो है बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो है, अगर हम देखें हमारे साथ में इस वक्त जो है और भी मेहमान फिरोज अंसारी साहब जुड़ गए हैं। अगर हम खास करके देखें इसी को, तो इंदिरा गांधी जी को भी बहुत बड़ा जो है ये जाता है श्रेय इस बात का कि उन्होंने बांग्लादेश को भारत का हिस्सा नहीं बनाया। जीतने के बाद में अगर वह चाहती तो हिस्सा बना लेती, अगर हिस्सा बना लेती भारत को, तो आज हालात कुछ और होते। और सीए वगैरह की तो आप बात आप छोड़िए, लेकिन जो सबसे बड़ा सीए में जो अंतर है, जिसको लेकर के जो है हम सब बात कर रहे हैं, उसको लेकर के पार्टियां अपना अपना मत रख रही हैं, लेकिन इसमें जो है आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि सीए में नागरिकता की जो प्रक्रिया है वहां ऑनलाइन होगी। पीसीआर केशव पंडित जी की वॉइस बिल्कुल डाउन हो गई है, आई वांट हिज वॉइस टू बी रेज्ड। केशव पंडित जी की वॉइस रेज करिए, ऑडिबल नहीं है। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो। लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ आ गई है, जी केशव आ रही पंडित आ जी रही से आ हमारा रही लिंक आ रही फ्रीज आ हो रही गया है, है। अभी आवाज आ रही होगी। जी हाँ, आ जी रही हाँ, है अब आ आई। रही है। हाँ, तो सीए में सबसे बड़ी चीज है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या है, उसको लेकर के हम कुछ बता रहे थे कि सीए में नागरिकता की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, जिसके लिए ये पोर्टल भी बनाया गया है जो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उसके साथ ही नागरिकता के लिए आवेदक जो होंगे वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया और क्यों किया, कैसे किया। आवेदकों से किसी भी तरह का कोई दस्तावेज मांगा ही नहीं जाएगा। नागरिकता से जो संबंधित जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वह सब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे।
नागरिकता के लिए जो पात्र हैं उन्हें सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन कर आवेदन जो है करना होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा और फिर भारत की नागरिकता जारी जो है होगी। लेकिन विरोध का कारण क्या है उसको लेकर के भी हमें समझना पड़ेगा। सीए को भी लेकर के विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है। विपक्ष के अनुसार इस कानून से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि इस कानून से मुसलमानों को जानबूझकर अवैध जो है वह घोषित किया जा रहा है और बाकियों को बिना दस्तावेज की भी जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क ये भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह ये है कि पूर्वोत्तर के पास सीए विरोध की दूसरी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलती है तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि संसाधन तो बटेंगे ही और साथ ही नौकरी का भी खतरा होगा। मैं रहने के आपको लिए यही जगह केशव पंडित जी रोकना चाह रहा हूँ। केशव पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। संसाधन रोहिंग्या के आने से नहीं बढ़ रहे, जो लीगल तरीके से आ रहा है उस पर संसाधन बढ़ रहे हैं। नहीं, कृपया लेकिन उत्तर वो तो दें। एनआरसी तो लागू हुई नहीं है अभी तक। तो भारत के जो पूर्वोत्तर में आदिवासी लोग सीए के विरोध में हैं, इन राज्यों में असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा और नागालैंड भी शामिल हैं इसके विरोध में। ऐसा नहीं है उत्तर भारत में भले ही इसका जो है समर्थन किया जा रहा हो, लेकिन इन राज्यों में भी बड़े स्तर पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि जिन राज्यों में शरणार्थी हैं उनके लिए तो खुशखबरी है। जैसे हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि पाकिस्तान साथ में लगा हुआ है, तो वहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जो है रह रहे हैं। तो 2014 तक जो रह रहे थे उनको जो है आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो वहां जो राजस्थान के अंदर रह रहे हैं उनको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री इसको लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी जो है अंदेशा है और इसी को लेकर के विरोध भी किया जा रहा है। जी, फिरोज अंसारी ऐसा हैं लगता सपा है के नेता। ये पहली बात तो जो ये विरोध है राज्य केवल के राजनीतिक है। पहली बात तो ये राज्य का विषय नहीं है। नागरिकता देना किसी राज्य के बस की बात नहीं है, वो केंद्र सरकार देगी। और जो आपने बताया कि उसमें उनसे दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, अभी उस पोर्टल का पोर्टल खुला नहीं है, मतलब अभी कोई भी चाहे तो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जब वो खुलेगा उस समय ये डिसाइड होगा कि उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे या नहीं मांगे जाएंगे। और मतलब अभी मैं उसके जो प्रावधान नोटिफिकेशन तय नहीं किए गए हैं, जहां सरकार तक का मुझे ही पता है। नोटिफिकेशन है, जो हमने नोटिफिकेशन जो पढ़ा है या जी जो है बड़े उस पर जो है आया है, जो सरकार का ही नोटिफिकेशन है। इसको हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम अपने पास से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी बोलेंगे जी वो जी सरकार का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होगा तभी हम बोल रहे हैं। तो उसमें ऐसा दिया है कि 2014 के पहले के दस्तावेज जरूरी नहीं है, उसके लिए केवल हिंदू या फिर आपका जो है बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी या फिर सिख आपका होना, बस ये शर्त है। जी, देखिए, अब तो पहले फिरोज अंसारी साहब से ही इस प्रश्न यहाँ पे बनता है। फिरोज अंसारी साहब, आप समाजवादी पार्टी से हैं, जी, जी, जी। तो ये बताइए, समाज मेरे में मान लीजिए किसी का धर्म के नाम पर उसका शोषण हो रहा हो, बलात्कार हो रहा हो, मर्डर हो रहा हो, वो व्यक्ति आपसे अगर शरण मांगता है तो सिर्फ वोट बैंक के नाते हम ये मना कर दें कि नहीं, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो ये कैसा समाज आप वो करना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप उनके वोट बैंक नहीं हैं तो आपको नागरिकता नहीं देंगे। म्यांमार से अर्थात रोहिंग्या जो आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो चोरी छुपे आ रहे हैं, उनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक देखिए, है। नागरिकता वाली बात जो है, तो पहले तो अपने भारत में ही भारत की नागरिकता लोग छोड़ कर जा रहे हैं। 2014 से फिर भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लगभग 13,70,000 से लोग ज्यादा भारत की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। तो क्या नाम है, अपना देश क्या दूसरे देश को नागरिकता दे पाएगा? ये आप आंकड़े लाते कहां से हैं? ये आंकड़े आप लाते कहां से हैं? जी, ये आपने कहां का आपने रेफरेंस दिया है? नहीं, आप मुझे बताइए। कौन सा ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं 13 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है? मतलब जब भी आप कुछ चीज बोलते हैं तो आपके पास उसका समर्थन करने के लिए फैक्ट्स जरूर होते होंगे, अन्यथा आप बोलेंगे क्यों? तो जो दस्तावेज हैं वो तो आप बताइए, बिकॉज देयर शुड बी एग्जांपल्स टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट।
जो आप बोल रहे हैं उसके लिए उदाहरण आप तो दे रहे हैं, लेकिन कौन सा सरकारी दस्तावेज है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पता लग गया 13 लाख लोग छोड़ गए हैं? ले और तो छोड़ के जाए ना जाए, लेकिन फिरोज अंसारी साहब जरूर छोड़ गए हैं। केशव पंडित जी, फिरोज अंसारी साहब छोड़ गए हैं, लग रहा है वो नागरिकता भी छोड़ जाएंगे सीए के बाद में। अब आप ही एक्चुअली बताओ साहब आपकी जो कि क्या करना चाहिए। नहीं, आपकी जो सवाल है वो अब बहुत ही जायज है, और ये तो सीए जो है एक बड़े, कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को भी जो है अगर हम लोग मानते हैं, वहां अंतिम व्यक्ति को भी निकालना चाहते थे। उनका बड़ा अंतिम उद्देश्य था, साफ था कि वो सीए के समर्थन में थे और चाहते थे कि इस तरह का कोई कानून आए ताकि हम कानून के माध्यम से भी जिन लोगों को नहीं निकाल पाए हैं उन लोगों को हम अपने भारत में पुनः वापसी जो है उनकी करवा सकें। तो घर वापसी तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी चाहते थे। अब उन्हीं जी हाँ, के बिल्कुल मतों सही, को तो पार्टियां मान बिल्कुल रही सही। हैं, उनकी फोटो लगा करके लगातार झूठ बोल रही हैं और कह रही हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल जी तो भीमराव अंबेडकर के एकदम पक्के जो है पक्के वाले शिष्य हैं, ऐसा वो दावा भी करते बिल्कुल हैं। ठीक। हम बहुत ही पक्के शिष्य हैं और हम अंबेडकर जी की जो है विचारधारा पर ही चलते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनकी तस्वीर तो राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में भगत सिंह की होती है, लेकिन वह जो बोल रहे होते हैं वह पूरा का पूरा झूठ जो है परोस रहे होते हैं, और उस जी, आधार जी। पर वो साफ साफ कहते हैं कि हम लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसाधनों पर फर्क पड़ेगा। तो 13,70,000 अगर भारत की नागरिकता छोड़ ही चुके हैं, ऐसा अगर दावा फिरोज अंसारी भी कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि चलिए कम से कम 19 लाख लोगों को भी जो है कम से कम जगह मिल जानी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, अगर मान लीजिए 13 लाख छोड़ गए हैं तो उनकी जगह अरे आ गए फिरोज अंसारी साहब आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डिबेट में फिर आए। आपने पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने ये डाटा निकाला कहाँ से, कहाँ से पढ़ा आपने? फिरोज अंसारी साहब, ये 13 लाख का जो जादुई आंकड़ा है ये आप कहाँ से लाए? फिरोज अंसारी साहब, प्रश्न आपसे है, मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, आप ये डाटा कहां से लाए कि 13 लाख फिरोज जी, लोग छोड़ आवाज आ रही चुके है हैं? आप? शायद फिरोज जी को या तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आवाज आ रही है क्योंकि वो मतलब फ्रीज नहीं हुआ है, तो फिरोज अंसारी साहब को आवाज आ रही है, शायद उत्तर सोच रहे हैं। देखिए साहब, केशव जी, मैं आप पे दोबारा आता हूं। फिरोज अंसारी साहब, आपको आवाज आ रही है? देखते हैं आगे। केशव जी, जी। अब एक मूलभूत प्रश्न ये है हम्म। कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, मतलब सिर्फ मैं अंबेडकर जी की बात नहीं कर रहा, जिनको महात्मा गांधी कहा गया, जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने ये कहा था कि विभाजन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस देश में आना चाहे, पाकिस्तान या जो ईस्ट पाकिस्तान तब था, इधर से तो हम बाहें खोल के उसका स्वागत करेंगे। व्यक्ति जी। से वहां पे अर्थ ये था, वो माइनॉरिटीज का, हम्म। और ये स्पष्ट लिखित में है, बोला हुआ है। मैं पढ़ के ही डिबेट करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता 13 लाख आदमी छोड़ गए। अब मेरे को आप एक बात बताइए, अगर ये लोग अपने ही महान नेताओं के विषय में गलत बोल रहे थे, या ये गलत मतलब उनको ही नहीं मान रहे थे, और कई जगह ऐसा हमने देखा है, गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस की समाप्ति कर दी जाए, वो भी नहीं जी। करी, तो अपने ही नेता को नहीं मानते। आपका क्या टेक है, आपको देखिए, क्या मैं लगता है कि ये मतलब इन मैं लोगों को दो कोई विषयों जवाब से ही नहीं सहमत है, नहीं हूँ। या सबसे मुद्दा नहीं है हाँ, कुछ भी बोलने का? जी, देखिए सबसे बड़ी वजह यही है कि जब ये चिल्लाते हैं कि 40 करोड़ हम भारत के अंदर हैं, 125 करोड़ में 40 करोड़ की भागीदारी हमारी है। अगर बांग्लादेश, मैं उसको वहीं पर जो है रोक दिया था, लेकिन फिर बढ़ा रहा हूं कि बांग्लादेश अगर मिला लिया होता, बहुत सारे लोग कहते हैं इंदिरा गांधी गलत है, मैं मानता हूं बहुत अच्छी शासिका थी, और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने अगर गलती ये कर दी होती कि बांग्लादेश भारत में मिला लिया होता, तो अब तक हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट घोषित हो चुका होता। क्योंकि उनके वहां के जो भी है लगभग जो 150 मिलियन जो लोग हैं, वहां अगर सारे मुस्लिम यहाँ आ जाते तो आपको पता है कि कितने वहां इकट्ठे हो जाते उस समय वहां अगर इकट्ठे हो जाते, और ये 50% से ज्यादा होते ही इस देश को इस्लामिक स्टेट बना देते, और इसमें नेता भी मदद करते, अरविंद केजरीवाल जी मदद करते, मुलायम सिंह मदद करते, और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो उसमें मदद करते, कहते कि इस्लामिक स्टेट बना लीजिए, हमको कोई आपत्ति है ही नहीं साहब। तो उसमें जो है ये वाली चीज आ जाती। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश मिलाया नहीं, उसके बहुत ज्यादा फायदे थे,
और इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर आज हमने बांग्लादेश भारत में मिला दिया तो केवल जमीन मिलेगी, पता लगे कि आधी रोटी का टुकड़ा जो है ना, कि आधी छोड़ पूरी पर धावे, ना आधी मिले ना पूरी पावे, वह वाली कहावत चरितार्थ होती। केशव बिल्कुल जी। पंडित जी, इसके एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं। जो जी डिवीजन हुआ था उस पे, जो बांग्लादेश वाला था 1971 का, उसकी वजह से मेरा एक एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो चिकन नेक कॉर्नर था वो इन्होंने गलत काटा। वो सिर्फ 44 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हमें बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है, उसको थोड़ा वाइडन करना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है, ये कर सकती नहीं, थी मैं इंदिरा गांधी। सहमत हूँ, मैं सहमत हूं। मैं और तो इससे भी दूसरी, सहमत हूँ कि हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश पूरा का जी पूरा जी, भारत के अंदर आ जाना चाहिए था, इससे भी सहमत हूँ। लेकिन जो बांग्लादेशी अगर भारत का हिस्सा हो जाते तो आज यहाँ 50% से ज्यादा होते। पहला मतलब 50% वो जो संविधान से पहले कुरान को मानते हैं, तो वो लोग अगर 50% हो जाते तो आज जो है गृह युद्ध हमारे देश के अंदर ही चल रहा होता। मतलब ये है कि बांग्लादेश का कुछ भी हिस्सा नहीं आया, वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं इससे सहमति भी देता हूँ, इसलिए कि अगर कि बांग्लादेश मिल जाता तो आज सीए लाना तो बहुत दूर की बात है, उनको झेलना ही बहुत बड़ा जो है काम होता। और हमारे देश में जो है किस तरह का गृह युद्ध छिड़ा होता है ये आपको पता है। इस देश में एक ऐलान हो जाता है कि हम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमको वोट करिए, तो तमाम मुस्लिम तो करता है, साथ में हिंदू भी बहुत सारे करते हैं। 25-30 मैं प्रतिशत एक पॉइंट अपना जमीन रखना का चाह रहा हूँ। नारा मैंने ये जगह लगाते हैं। पढ़ा था कि जी। आरएसएस है तो राष्ट्र है, अन्यथा मुल्क होता। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी कि हमें पढ़ाया जाता था कि इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। मैं कहता हूं गलत, इस देश का आधार मजहब के आधार पर हुआ। और ये जो सीए का, जो इस प्रकरण में जिस पे हम विषय पे बात कर रहे हैं आज, ये बताइए कि सीए में, ये सीए का विरोध है या ये हिंदू विरोध है या ये सेकुलरिज्म की ही देन है, जो मैं बड़ी मुखरता से सदैव कहता आया हूं। क्या सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध है? कि कैसे भी हो हिंदू का विरोध करो। और हालांकि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये तो माइनॉरिटीज को लेकर के है। जो माइनॉरिटीज है उसको नहीं आना, पर कहीं ना कहीं इनको लग रहा है मैक्सिमम हिंदू है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। आपको क्या लगता है? आप प्लीज अपने विचार रखिए सर। देखिए, इसको लेकर के मेरा साफ मानना है, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम सुरक्षा परिषद में शामिल हो जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर सुरक्षा परिषद का अर्थ है कि वीटो पावर मिल जाना, सुरक्षा परिषद में अगर हम हिस्सा बन गए तो उसके बाद फिर हमारी अनेक जिम्मेदारी होंगी और फिर उसको लेकर के हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा परिषद में शामिल होने से पहले जिम्मेदारी ये है कि सुरक्षा परिषद में जितने भी देश सदस्य हैं, क्या वह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर अन्य तमाम इस्लामिक स्टेट जहां पर जो काफिरों का, काफिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो धर्म है वह तो कम से कम 300-400 धर्म है इस देश के अंदर, इस देश नहीं दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है रिलीजन है। लेकिन क्या उनको जो है बचाने की कवायद कभी किसी ने शुरू की? नहीं। वो इसलिए नहीं की कि उतने बड़े पदों पर बैठे तो हैं लेकिन मानवाधिकार के नाम पर जो है बातचीत करते हैं। आप चाइना को देख लीजिए, सबसे छोटा संविधान है और वहां मुसलमानों की हालत क्या कर दी है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान बैन है, पब्लिकेशन मतलब प्रकाशित नहीं, किसी के घर में मिल जाए तो 7 साल की जेल है। दाढ़ी रखाना बंद कर दिया है, आप रोजा रख नहीं सकते हो, अपना नाम आप अंसारी, खान, तुगलक, मुगलक जो भी है वो आप लगा नहीं सकते हो, साफ ऐलान है, पढ़ा जा सकता है। उसके साथ ही चाइना ने क्या बैन किया हुआ है, ये भी बैन किया है कि आप एक ही बालक जो है पैदा कर सकते हैं, एक बच्चा। अभी तक तो पूरी तरह से बंद था लेकिन अब एक बच्चा, और जो काफिर हैं वो आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। काफिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम धर्मों को गिना नहीं सकते, बहुत सारे धर्म हैं जो विपक्ष में, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, तो काफिर कहना रहेगा। काफिर का अर्थ ही है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। वो सारे धर्म काफिर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हाँ, काफिरों को 2 बच्चे पैदा करने का वो आदेश दिया गया है। साथ ही चाइना का दूतावास दिल्ली में है, ये इतना कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। 20 लाख वहां लोगों को बंद करके रखा है चाइना ने, लेकिन इनको चाइना में इस्लाम खतरे में नजर जो है नहीं आता है। इतनी ही हिम्मत है इस देश का एक मौलाना जो फटने को तैयार रहते हैं, वहां जाएं और चीनी दूतावास के सामने एक विरोध करके दिखाएं। चीनी दूतावास यहाँ भारत के अंदर नहीं, जैसे अपने यहाँ कुछ होता है तो अमेरिका में हमारे भारतीय दूतावास के सामने झंडे लहरा दिए जाते हैं, खालिस्तानी झंडे आ जाते हैं, मूवमेंट चल पड़ती है। लेकिन अगर यही काम जो है चीनी दूतावास के सामने करें, वो यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, वहां 50,000 मार देंगे। चाइना के अंदर 50,000 मार देंगे, यहाँ कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरे दिन खबर आएगी कि साहब कोर्ट के आर्डर से इनको जो है खत्म कर दिया गया। आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, पाकिस्तान के लोग, जब कट्टरवाद की बात आती है, 2 लोग फटने गए,
क्या करने गए? ब्रिटेन में फटने गए। फटना मतलब बम बांध के। एक तो फटा गया ठीक ठाक, दूसरा फट नहीं पाया, बेहोश हो गया बेचारा, मतलब नहीं फट पाया होगा। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आंख खुली, सामने तो गोरी गोरी नर्सें उनके सामने खड़ी, तो उसको कम से कम 3 घंटे डॉक्टरों ने ये समझाया कि बेटा ये जन्नत नहीं है, ये हॉस्पिटल है हमारे ब्रिटेन का, और ये जो तुम देख रहे हो ये हूरे नहीं है, नर्स हैं एक्चुअल। तो उसने कहा कि अरे साहब इतनी व्यवस्था जन्नत में, हमें तो बिल्कुल सही बताया था, मौलाना साहब ने कहा था कि जन्नत मिलेगी फटने के बाद में। तो उसने कहा थोड़ा नंबर आप लगा दीजिए, मोबाइल की व्यवस्था है। तो उन्होंने फोन लगाया, बोले जी आका, बोले पहुंच गए जन्नत ठीक ठाक। अब आका भी चक्कर में, आका कहें कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो जन्नत में मिल रहा है, वहां से बातचीत कर रहा है। तो अब उसने, आका ने उनके कहा कि फोन काटिए, कहीं आप हमको भी जो है न घसीट लें। तो ये हालत फटने और फटाने की है। बोले साहब आप जो 72 हूरों की बात करते हो, 2 हूरें तो सामने आ गई आका, लेकिन 70 हूरें बाकी हैं। बहुत अच्छे से देखभाल हमारी जो है कर रही है। तो आगे पुलिस समझा समझा के हार गई कि बेटा जन्नत नहीं है, ब्रिटेन है, जहां तुम फटने आए थे फट नहीं पाए, एक्चुअल बोले सही सलामत पहुंच गए हैं। तो ये हालात हैं कि अगर आप जहां से निकल रहे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर नहीं ठीक ठाक से जो है फटफटा पाए, तो फिर आपकी हालत वही हो जाती है कि आपको समझाने में काफी वक्त चला जाएगा। तो अब ये आप सबसे बड़ी चीज है। केशव जी आप देखिए कितने बड़े मूर्ख हैं कि अपनी किताब को भी प्रॉपरली नहीं पढ़ते। हूर की हाइट 130 फुट बताई गई है और हूर के कपड़े भी अलग बताए गए हैं। मतलब वो फटने के लिए गया, उसको लगा वो जन्नत पहुंच गया, 72 हूरों में से 2 मिल गई, मगर उसको ये मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि वो 130 फुट की नहीं है। अरे कम से कम अपनी किताब तो ठीक से पढ़ो। और हमारे यहाँ दिक्कत ये है साहब, सबसे बड़ी ये कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता को हिंदू विरोध मान लिया गया है। ये देश हिंदू विरोधी नहीं है। या आपको कितना लगता है कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं? कहा तो ये जाता है ये देश हिंदू विरोधी नहीं है, और आपको लगता है आप सुरक्षित हैं इस देश में? आपको देखिए जब भीमराव सेकुलरिज्म अम्बेडकर, के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में हिंदुओं का विरोध करा जाता है। और सिर्फ इस देश के नहीं, दूसरे देश में, मतलब अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी हिंदू हैं और वो कुछ भी उसके संग बुरा हो रहा है, इन्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सेकुलर पार्टियों का सच। और मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबसे इस विषय पर आज इतनी ही बात करना चाहता हूं, और हम जल्द हाजिर होंगे एक और कार्यक्रम के साथ। केशव पंडित जी, चलते चलते आपकी आखिरी राय या कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे बोल सकते हैं। देखिए इस देश के अंदर जो विरोधाभास हो रहा है वह बहुत ही अविश्वसनीय है। ऐसा कभी सोचा नहीं। अगर महापुरुष आज जिंदा होते, जिनका अंतिम जो है उद्देश्य से ये रहा था, वह या तो, मैं ये मानता हूँ एक साहित्यकार होने के नाते भी और एक कलमकार होने के नाते, या तो वह सल्फास की गोली ढूंढते या फिर फांसी का फंदा ढूंढते, कहते कि मैं खुद ही आत्महत्या कर रहा हूँ भैया, आप सीए का विरोध जो है करते रहो। मतलब फोटो लगा ली और उसके साथ में ही उनका विरोध कर रहे हैं। उनकी आत्मा भी तड़प रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि सीए के लिए हमने जो है अंतिम समय तक नेहरू से बड़ी लड़ाई लड़ी, और यह व्यक्ति जो हमारा नाम लेकर के वोट पाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, सत्ता में रहता है, और यह व्यक्ति साफ साफ झूठ बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की भी आज आत्मा जो है ये कह रही होगी कि देश आखिर आजाद क्यों हुआ, और संविधान में हमने भागीदारी क्यों निभाई, और आखिर सीए के पक्ष में हम क्यों रहे। बिल्कुल, बहुत 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 जायज